वेलकम डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने हिस्ट्री के सेकंड चैप्टर में। नए राजा और उनके राज्य, न्यू किंग्स एंड देयर किंगडम्स। दिस इज़ योर सेकंड हिस्ट्री चैप्टर। अपने सेकंड चैप्टर में हमें मेडिवल पीरियड में यानी कि मध्यकाल में इंडियन सबकॉन्टिनेंट में होने वाले राजनीतिक बदलावों के बारे में पढ़ना है। यानी वो कौन से नए राज्य पनप रहे थे हमारी भारतीय भूमि पर, इनके बारे में जानकारी लेनी है और किस प्रकार वो अपना साम्राज्य बढ़ाते हुए अन्य राज्यों के साथ संघर्ष कर रहे थे। हमने अपने प्रीवियस हिस्ट्री चैप्टर में यानी अपनी हिस्ट्री बुक के फर्स्ट चैप्टर में ये जाना है कि इस पूरे वर्ष में क्लास 7th में आपको 1000 वर्षों का इतिहास पढ़ना है। और वो जो 1000 वर्षों का इतिहास है वो शुरू होता है 700 CE से 1750 CE तक, यानी 700 ईस्वी से शुरू करके 1750 ईस्वी तक का जो 1000 वर्ष का समय अंतराल है, इसमें भारत में किस प्रकार बदलाव हो रहे थे, इसका अध्ययन हमें इस पूरे वर्ष में क्लास 7th में करना है। और उसके बाद के जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी चैप्टर्स में इस पूरे 1000 वर्ष के कालखंड को छोटे छोटे हिस्सों में बांट करके समझाया गया है। जब हम सेकंड चैप्टर की बात करते हैं तो यहाँ पर इस पूरे 1000 वर्ष के समय में से केवल 550 साल का जो समय है, 7वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी तक का जो समय है, फ्रॉम 7th सेंचुरी टू 12th सेंचुरी इंडिया में जो बदलाव हो रहे थे उनके बारे में पढ़ना है। उस समय कौन से राजवंश, कौन सी डायनेसिटीज़ भारत में अलग अलग हिस्सों में राज कर रही थी, उनके बारे में जानकारी लेनी है। और केवल पॉलिटिकल सिचुएशन किस तरीके से बदल रही थी इतना तो पढ़ना ही है। इसके अतिरिक्त वहाँ का इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि आंतरिक प्रशासन कैसे काम करता था, इसकी भी थोड़ी सी जानकारी लेनी है। हमारे इस सेकंड चैप्टर का जो सेकंड हाफ है यानी जो दूसरा आधा हिस्सा है, उसमें हमें दक्षिण भारत के एक बड़े प्रोमिनेंट एम्पायर के बारे में पढ़ना है, चोल साम्राज्य के बारे में पढ़ना है और उनका एडमिनिस्ट्रेशन भी देखना है कि किस प्रकार आंतरिक शासन की दृष्टि से चोल साम्राज्य काम करता था, किस प्रकार वो शासन करता था। ये हमारे इस पूरे चैप्टर का निचोड़ है। अब हम बारी बारी सबकी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर के पहले हाफ की। हमारा ये जो चैप्टर है वो शुरू होता है इंडिया के एक मैप के साथ। इंडियन सबकॉन्टिनेंट का एक मैप आपके पहले पेज पर ही दिख रहा है आपको, जिसमें 3 बड़े साम्राज्यों को दर्शाया गया है। इनमें से पहला साम्राज्य है गुर्जर प्रतिहारों का, जो देश के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी इलाके में आपको दिख रहा है। गुर्जर प्रतिहार, दिस इज फर्स्ट डायनेसिटी। इसके बाद राष्ट्रकूटों के रूप में एक दूसरा राजवंश भी दिखाई दे रहा है और इसके अंतर्गत भी एक बड़ा क्षेत्र भारत का आता है। और बंगाल और उसके आसपास के हिस्सों में पाल शासकों के रूप में तीसरा एक बड़ा राजवंश आपको दिखाई दे रहा है। इन तीनों के बीच में जो बनी हुई सीमाएं हैं, हम उन सीमाओं की भी चर्चा करें। इन तीनों के बीच में बनी हुई सीमाएं जो मैं रेड लाइन से मार्क कर रहा हूँ, ये सीमाओं के विषय में ऐसा लिखा गया है कि ये अस्थिर सीमाएं हैं, ये परिवर्तनशील सीमाएं हैं, यानी लगातार ये बदल जाती हैं। बदलती कैसे हैं? ये बदलती हैं युद्धों के जरिए। यानी हर एक साम्राज्य अपना विस्तार करने का कोशिश करता है, प्रयास करता है और इस क्रम में वो दूसरे राजाओं को हराता है, उनके साम्राज्यों पर कब्जे कर लेता है। इस तरीके से ये सीमाएं बदलती हैं। कोई साम्राज्य बड़ा तो कोई छोटा हो जाता है। इस मध्यकालीन राजनीतिक स्थिति को देखते हैं और हमें समझने का प्रयास करते हैं कि जो ये नए राजवंश भारतीय उपमहाद्वीप की भूमि पर पनप रहे थे, विकसित हो रहे थे, ये किस प्रकार से काम करते थे, कैसे इनका विकास होता था, उसकी प्रक्रिया समझने का प्रयास करते हैं। हमने क्लास 6 की जो हिस्ट्री पढ़ी है उसमें हमने देखा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर के वैदिक पीरियड तक धीरे धीरे कबीलों से निकल करके जो समाज था वो गांवों और नगरों के रूप में विकसित होने लगा। जो सरदार अपने क्षेत्रों में नेतृत्व करते थे, लीडरशिप दिखाते थे, वो धीरे धीरे राजाओं की भूमिका में आ गए। वो सबसे ताकतवर व्यक्ति के तौर पर दिखाई देने लगे। और जब साम्राज्य बड़े होने लगे, गंगा और यमुना के जो मैदानी इलाके हैं वहाँ के जंगल साफ करके वहाँ पर बड़े रिहायशी इलाके बनाए गए, नगर और गांव बसने लगे, साम्राज्यों का आकार प्रकार बहुत बढ़ने लगा, तो ये राजाओं की ताकत भी बढ़ने लगी। ऐसे बड़े इलाके पर शासन करने वाले जो शासक थे, स्वाभाविक तौर पर वो अपने पूरे साम्राज्य को एक साथ प्रशासित नहीं कर सकते थे। उनको बहुत सारे लोगों की आवश्यकता पड़ती थी इतने बड़े साम्राज्य को संभालने के लिए। तो हम इन राजवंशों के उदय के साथ नए राजवंशों के उदय को भी समझेंगे।
सबसे पहले हम इस प्रक्रिया को देखें कि अगर एक राजा है जो अपने एक बहुत बड़े एम्पायर पर राज करता है, तो वो अपनी राजधानी और उसके आसपास के क्षेत्रों पर ज़्यादा प्रभाव रखता है, उसका सीधा शासन प्रशासन वो संभालता है। लेकिन बाकी बचा हुआ जो उसका साम्राज्य है, जहाँ तक वो हमेशा लगातार अपनी पहुँच नहीं बनाए रख सकता है, उस पूरे हिस्से को वो बहुत सारे छोटी छोटी रियासतों में बांटता था और इन छोटी बड़ी रियासतों में बहुत सारे सरदारों को नियुक्त करता था, बहुत सारे सेनापतियों को, योद्धा सरदारों को वो रखता था। और ये योद्धा सरदार राजाओं की सहायता किया करते थे शासन को चलाने में। ये जो शासक के अंतर्गत आने वाले सरदार थे, अधीनस्थ काम करने वाले, ये जो दूसरे ऑर्डर के छोटे राजा कह सकते हैं आप उन्हें, इन्हें उस दौर में सामंत कहा जाता था। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही में इसको सामंत लिखा हुआ है। ये मातहत थे राजाओं के, यानी राजाओं के अंडर में काम करते थे, उनको मदद करते थे पूरे एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में। इनके 3 बड़े काम थे। पहला काम था राजा या स्वामी, जो कि पूरे एम्पायर का मालिक था, उसको गिफ्ट दें, उसके लिए उपहार लाएं, उसके कोर्ट में अपनी अटेंडेंस लगाएं, यानी उसके दरबार में हाजिरी देते रहें। साथ में उसको आवश्यकता पड़ने पर बहुत तरह की सैनिक सहायताएं भी दें। यानी ये तीनों तरह की जो प्रक्रियाएं थीं, वो तीनों तरह के कार्य जो कि ये जो मातहत रहने वाले लोग थे, छोटे छोटे जितने भी सामंत थे, ये सामंत अपने राजा के लिए सभी भूमिकाओं का निर्वाह करते थे। चाहे राजा को गिफ्ट देनी हो, चाहे राजा की कोर्ट में उनकी अटेंडेंस की बात हो, चाहे सैनिक सहायता हो, इन तीनों कामों को जो कि किसी सामंत के लिए बड़े आवश्यक थे, उनको हम इस छोटे से टर्म के जरिए समझ सकते हैं, GAM। आप इसे गैम या जैम पढ़ें, इससे आप इसका अनुमान कर सकते हैं। सामंतों की जो पहली भूमिका थी, जो पहला कार्य था, वो था गिफ्ट देना अपने राजा को। जो दूसरा कार्य था, उनकी अटेंडेंस थी दरबारों में, और वो अटेंडेंस स्वयं भी लगाते थे, कई बार अपने बच्चों को भेज करके, कई बार अपने अंतर्गत दूसरे अधिकारियों को भेज करके अपनी अटेंडेंस वहाँ पर लगाते थे। साथ में आवश्यकता पड़ने पर वो सैनिक सहायता या मिलिट्री सपोर्ट भी दिया करते थे। राजा को कोई बड़ा युद्ध लड़ना है तो ये सभी सामंत, जो छोटे सरदार उसके अंतर्गत हैं, वो अपनी अपनी सेनाएं राजा को दिया करते थे, और मिलजुल करके राजा उनकी सहायता से अपना सैनिक कार्य भी करता था और अपने पूरे साम्राज्य को संभालता भी था। ये पूरी प्रक्रिया एक बार में देखने में बड़ी सहज, बड़ी आसान लगती है, लेकिन वास्तव में यहीं पर समस्या की शुरुआत होती है। हमारा ये टॉपिक है नए राजवंशों का उदय। तो ये नए राजवंश किस प्रकार पनप रहे थे, हमें ये देखना है। हम ये समझ चुके हैं कि ये जो राजा है, किसी जो बड़े साम्राज्य पर शासन कर रहा है, ये अपने अंतर्गत काम करने के लिए बहुत सारे सामंतों को रखता था। ये सामंत उसके पूरे साम्राज्य में छोटे स्तर पर शासन को संभालते थे और राजा को सपोर्ट देते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता चला गया, ये जो छोटे सामंत थे, इन्होंने अपनी शक्ति को बढ़ाना शुरू किया। ये धीरे धीरे ताकतवर होने लगे, और ये ताकतवर सामंत बाद में राजा की सत्ता को ही चुनौती देने लगे। इन्होंने खुद को महासामंत या महामंडलेश्वर की संज्ञा देनी शुरू की। महामंडलेश्वर का मतलब है पूरे मंडल का स्वामी, यानी लॉर्ड ऑफ द सर्किल। जो सर्किल, जो सामंती इलाका इनको मिला हुआ था राजा के अंतर्गत, उस पूरे इलाके के वो खुद से मालिक बन जाते थे, और वो राजा की अधीनता को मानने से इनकार कर देते थे। यानी राजा के अस्तित्व को वो अस्वीकार कर देते थे, और ये मान लेते थे कि ये जो छोटा सर्किल है, यही उनका राज्य है। यानी राजा की भूमिका गायब हो जाती थी, और ये जो छोटे छोटे राज्य थे, ये ताकतवर होकर के अपने आप में उस बड़े साम्राज्य के टुकड़ों के रूप में दिखाई देते थे, और सारे के सारे इंडिपेंडेंट हो जाते थे। ये एक बड़ी समस्या थी उस दौर में, क्योंकि इससे बड़े बड़े साम्राज्य विकटित हो जाते थे, और पुराने राजवंशों की जगह नए राजवंश हमें दिखाई देने लगते हैं। इस तरीके से भारत में और मध्यकालीन भारत में हमें बदलता हुआ जो सिनेरियो है, बदलता हुआ जो तस्वीर है इंडिया का, वो दिखाई देता है। किस प्रकार नए नए राजवंश आपको सत्ता में दिखाई देते हैं, और भारत का राजनीतिक जो मानचित्र है वो बदलता जा रहा है। जब हम इनके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, इनके कौन से उदाहरण हैं, जब हम इनकी तरफ ध्यान दें कि बड़े राजवंशों से किस प्रकार से नए नए छोटे राजवंश पनपे, किस प्रकार सामंतों ने राजा की सत्ता को मानने से इनकार किया और अपने खुद के नए राजवंश बनाए, तो इनके 3 उदाहरण आपकी टेक्स्ट बुक में मिलते हैं। पहला उदाहरण राष्ट्रकूटों का है, दूसरा उदाहरण गुर्जर प्रतिहारों का है, और तीसरा उदाहरण कदम डायनेसिटी का है। ये 3 उदाहरण हैं। हम बारी बारी इन तीनों को समझेंगे। सबसे पहले हम बात करें राष्ट्रकूटों की। राष्ट्रकूट जो क्षेत्र है, अगर हम अपने चैप्टर के फर्स्ट पेज पर ही जाएं, जहां पर एक इंडिया का मैप है, उस इंडिया के मैप में हमें राष्ट्रकूटों का क्षेत्र दिखाई देता है। कर्नाटका और महाराष्ट्र का एक बड़ा हिस्सा राष्ट्रकूट राजाओं के अंतर्गत है।
लेकिन ये प्रारंभिक समय से ये राजा नहीं थे। राष्ट्रकूट पहले सामंत की दशा में थे, किसी दूसरे राजवंश के अंतर्गत आते थे, और इन्होंने बाद में अपने आप को ताकतवर किया और अपने नए राजवंश की इन्होंने शुरुआत की। राष्ट्रकूटों की अगर हम बात करें भारत में, तो राष्ट्रकूटों का जो क्षेत्र है वो यहाँ पड़ता था। हम इंडिया के इस मैप को देखें जो बाईं तरफ लेफ्ट हैंड साइड में बना हुआ है। इस मैप में हम राष्ट्रकूटों की दशा को समझ सकते हैं। राष्ट्रकूटों के अंतर्गत आने वाला जो ये क्षेत्र है, आप अपने टेक्स्ट बुक के मैप के साथ भी इसको कंपैरिजन इसका कर सकते हैं। राष्ट्रकूटों के इस क्षेत्र में पहले शासन था चालुक्य राजाओं का। पूरे कर्नाटका पर राज्य हुआ करता था चालुक्य राजाओं का, और चालुक्यों के अंतर्गत सामंत की भूमिका में राष्ट्रकूट हुआ करते थे। बाद में इन्हीं राष्ट्रकूटों में दंतीदुर्ग नाम का एक छोटा शासक, छोटा सामंत अपने वंश में जन्म लेता है। ये जो दंतीदुर्ग है ये बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, और इसने धीरे धीरे अपने आप को ताकतवर किया और अपने चालुक्य राजाओं की अधीनता को मानने से इनकार कर दिया। चालुक्य राजाओं को इसने हराया, और हरा करके इसने अपना एक नया राजवंश स्थापित किया और उसको उसने राष्ट्रकूट नाम दिया। धीरे धीरे पूरे चालुक्य एम्पायर और बाद में उसके बाहर के हिस्सों में भी राष्ट्रकूटों की सत्ता स्थापित हो गई। हमें दंतीदुर्ग के बारे में पता चलता है कि जब दंतीदुर्ग ने चालुक्य राजाओं को हराया तो उसने हिरण्यगर्भ नाम से, यानी कि गोल्डन वॉर्म के नाम से एक यज्ञ का अनुष्ठान किया, और उस यज्ञ के जरिए उसने अपनी सत्ता को स्थापित किया। हम अपने टेक्स्ट बुक के साथ देखते चलते हैं। 8वीं सदी का जो दौर है, राष्ट्रकूट दंतीदुर्ग ने अपने चालुक्य राजा को हराया, इसकी अधीनता को मानने से इनकार किया, और हिरण्यगर्भ यानी कि गोल्डन वॉर्म के नाम का जो अनुष्ठान था, याज्ञिक अनुष्ठान, वो उसने किया। और ये याज्ञिक अनुष्ठान या गोल्डन वॉर्म की जो प्रक्रिया थी उसके करने के पीछे कारण ये था कि ये दंतीदुर्ग जन्म से क्षत्रिय नहीं था, और ये क्षत्रिय बनने के लिए किया जाने वाला यज्ञ था। यानी इस तरह के यज्ञ के कर दिए जाने से एक ऐसा व्यक्ति जो जन्म से क्षत्रिय न हो वो क्षत्रिय बन जाता था। और इस कार्य के लिए स्वाभाविक तौर पर, क्योंकि याज्ञिक क्रिया है, यज्ञ किए जाने की बात है, तो यहाँ पर ब्राह्मणों का सपोर्ट बहुत आवश्यक है। दंतीदुर्ग ने इस प्रकार का यज्ञ किया और खुद को क्षत्रिय घोषित किया। ऐसा एक बार में लग सकता है कि क्षत्रिय घोषित करने का अर्थ है कि भारत में शासन का जो कार्य है वो केवल क्षत्रिय कर सकते हैं, लेकिन इसके दूसरे भी उदाहरण ये बात सिद्ध कर देते हैं कि ऐसा वास्तव में नहीं है। क्षत्रित्व प्राप्त करने का जो प्रयास था इन सभी शासकों का, वो केवल इसलिए था ताकि समाज में इन राजाओं की मान्यता हो जाए, और क्योंकि ब्राह्मणों का बहुत सम्मान था, ब्राह्मण विद्वान माने जाते थे, और ब्राह्मणों के जरिए किए गए यज्ञ के माध्यम से ऐसा मान लिया जाता था कि समाज भी इनको क्षत्रिय के रूप में स्वीकार कर लेगा, एक शासक के तौर पर स्वीकार कर लेगा, यानी सामाजिक मान्यता इस शासक को मिल जाएगी। इसी कारण से दंतीदुर्ग ने जब अपना राज्य स्थापित किया तो उसने हिरण्यगर्भ नाम का ये यज्ञ किया। इसके बाद कुछ और उदाहरण भी हैं जो हमें ये बताते हैं कि क्षत्रिय परिवार में जन्म न लेकर के भी बहुत सारे ऐसे शासक रहे हैं जिन्होंने भारत पर शासन किया है। यानी ये जो नेसेसिटी आपको दिखाई देती है ऐसा वास्तव में नहीं था। जो दो और उदाहरण आपको बताए गए हैं वो दो उदाहरण हैं गुर्जर प्रतिहार एम्पायर के। गुर्जर प्रतिहार एम्पायर आपको दिखाई दे रहा है भारत के पश्चिमी क्षेत्र में काफ़ी बड़ा हिस्सा रखता है, राजस्थान और उसके आसपास के हिस्सों से शुरू करके बाद में इसका विस्तार भारत के एक बड़े हिस्से तक होता है। गुर्जर प्रतिहारों का ये क्षेत्र है, ये अलग से क्षेत्र जो है वो पाल राजवंश का है, जिसको मैं बाद में सर्कल बना रहा हूँ इस पर। और ये जो हिस्सा है ये है गुर्जर प्रतिहारों का क्षेत्र, भारत के पश्चिमी भाग में राजस्थान और उसके आसपास के हिस्सों में, राजस्थान और पूरा गुजरात लगभग इन गुर्जर प्रतिहारों के अंतर्गत है। ये गुर्जर प्रतिहार वास्तव में ब्राह्मण थे, यानी वेद अध्ययन करना, पूजा पाठ करना, ये इनका मूल रूप से काम था। लेकिन इन्होंने अपने परंपरागत पेशे को, अपने ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन को छोड़ा, शस्त्र उठाए और साम्राज्य बनाया। और ये बात सिद्ध करने के लिए ये काफ़ी है, ये उदाहरण बहुत अच्छा उदाहरण है इस बात को बताने के लिए कि केवल क्षत्रिय वर्ग ही शासन करेगा, ऐसी बाध्यता भारत में नहीं थी। इस कारण से बाद में बहुत सारे शासक इस प्रकार के भी बने जो जन्मना या बाय बर्थ क्षत्रिय नहीं थे। गुर्जर प्रतिहारों के इस एग्जाम्पल के अलावा एक और एग्जाम्पल दिया गया है कदम का। ये कदम डेंसिटी कर्नाटका और उसके आसपास के क्षेत्रों में थी और इसको शुरू करने वाला व्यक्ति था मयूर शर्मन। मयूर शर्मन का जो एग्जाम्पल है, ये व्यक्ति भी जन्मना एक ब्राह्मण था और इसने अपनी जो परंपरागत अपना पेशा था उसको छोड़ करके इसने भी साम्राज्य बनाए। तो ये दो उदाहरण हमें कदम डेंसिटी और गुर्जर प्रतिहारों के रूप में इस प्रकार के दिखते हैं। और राष्ट्रकूटों के उदाहरण भी जो ये बताते हैं कि वास्तव में बाय बर्थ क्षत्रिय न हो करके भी बहुत सारे ऐसे
हमारे सोशल डिविजन्स थी, बहुत सारे ऐसे सोशल ग्रुप्स थे जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़ा और शासन करना शुरू किया, बहुत सारे साम्राज्य बनाए। अब इस प्रकार हम देखते हैं कि इस एक बड़े शासक के अंतर्गत आने वाले बहुत सारे सामंत तोड़ फोड़ करके भी बहुत सारे नए राजवंश बना लेते थे। ऐसे लोग, ऐसे वर्गों से आने वाले लोग जो क्षत्रिय नहीं भी थे, फिर भी उन्होंने बहुत सारे साम्राज्य बनाए। यानी बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं थी जिससे नए नए राजवंशों का लगातार इस दौर में उदय हो रहा था, वो बढ़ रहे थे, वो पनप रहे थे। अब ये जो साम्राज्य थे वो भी अपना क्षेत्र बढ़ा करके धीरे धीरे फिर से बड़े साम्राज्यों की तरफ बढ़ते थे। और ये बड़े साम्राज्य अपना शासन कैसे चलाते थे, दिस इज़ आवर नेक्स्ट टॉपिक। यानी राज्यों में प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार से चला करता था। ये जो बड़े बड़े राजा थे ये केवल न केवल बड़ा साम्राज्य रखते थे, बल्कि बड़ी बड़ी उपाधियाँ, बड़े बड़े नाम भी अपने साथ जोड़ते थे, ताकि लोगों में उनके नाम का एक महत्व हो जाए, इतिहास उनको बड़े रूप में याद रखे। महाराजा धीराज और त्रिभुवन चक्रवर्ती, इस प्रकार की बड़ी बड़ी उपाधियाँ राजाओं के बड़े गुणों को, बड़ी ताकत को दिखाती थी। इसीलिए इस तरह के बड़े बड़ी उपाधियाँ राजाओं ने धारण की। ये अलग बात है कि साम्राज्य बड़े हो गए, बहुत बड़े बड़े साम्राज्यों के स्वामी ये राजा बने और इनके नामकरण इन्होंने बहुत बड़े बड़े रख रखे थे, लेकिन इसके बावजूद भी अपनी पूरी ताकत को इस्तेमाल करने के लिए वो अभी भी बहुत सारे लोगों पर डिपेंड करते थे, बहुत सारे सामंतों पर, छोटे सरदारों पर भी डिपेंड करते थे, क्योंकि पूरे साम्राज्य का प्रशासन किसी एक व्यक्ति के जरिए संभाला नहीं जा सकता है। सामंतों की बात करें, इसके अलावा साम्राज्य में जो किसान हैं, व्यापारी हैं और ब्राह्मणों के संगठन भी, क्योंकि सामाजिक मान्यता भी आवश्यक थी। हम बात कर रहे थे किसानों, पशुपालकों और कारीगरों की। ये वो वर्ग है जो कि लगातार उत्पादन करता है और ये उत्पादन से ही राजा को कर की प्राप्ति होती है, राजा को टैक्स मिलते हैं। किसी भी राजा को ताकतवर होने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है, उसे वित्तीय या फाइनेंशियल बेस भी जरूर चाहिए और राजा को इस वित्तीय आवश्यकता, इस फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि राजाओं को बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करना होता था, बहुत सारे किलों को बनाना होता था और बहुत सारे युद्ध लड़ने होते थे। ये युद्ध लड़ने के लिए उन्हें धन चाहिए था, साथ में इन युद्धों से भी उनको धन की प्राप्ति होती थी, क्योंकि धन में जो युद्धों में जो लूट का धन मिलता था उससे कोई भी साम्राज्य बहुत ताकतवर हो जाता था। साथ ही साथ उसको नई ज़मीनें मिल जाती थी जहाँ पर प्रोडक्शन करके वो वहाँ से टैक्स वसूल सकता था और नए नए व्यापारिक मार्गों का इस्तेमाल करके वो साम्राज्य और ताकतवर बन जाता था। यानी युद्ध और धन की प्राप्ति ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची जैसे चलते हैं। धन के लिए युद्ध हुआ करते थे और युद्धों के जरिए धन मिला करता था राजाओं को। हम टैक्सेस की बात कर रहे थे, लगान की बात कर रहे थे। समाज का वो वर्ग जो कि उत्पादन करता है उससे सीधे तौर पर राजा टैक्स ले लिया करते थे। कई बार ये टैक्स इच्छा से और कई बार इसको ज़बरदस्ती यानी मजबूर करके भी लिया जाता था, बाध्य किया जाता था इसके लिए। और हम जब चोल राजवंश के टैक्सेस के बारे में पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है 400 कर, यानी 400 अलग अलग तरह के कर, 400 टाइप्स ऑफ टैक्सेस जो थे वो चोल वंश राजवंश में जनता से लिए जाते थे। बड़े अजीबोगरीब तरीके के कर भी थे। आप इनको ज़रा पढ़ने का प्रयास करें। जबरन श्रम कराया जाता था टैक्स के रूप में। इसके अलावा खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी का इस्तेमाल अगर कोई आदमी करता है तो उस पर भी टैक्स लगा रखा था। कोई व्यक्ति अगर मकान बनाता है और उसके ऊपर, अपने मकान के ऊपर अगर वो छत डालता है, अगर छाजन डालता है, तो वो छाजन या झोपड़ी ऊपर से डालने के लिए उसके लिए भी उसको सरकार को या अपने चोल राजा को टैक्स देना पड़ता था। इसके साथ ही अपने माता पिता की संपत्ति को अपना बनाने के लिए, यानी माता पिता के बाद वो संपत्ति बच्चे को ही मिले, इस बात का दावा करने के लिए भी राजा को टैक्स देने पड़ते थे। तो बहुत सारे विचित्र टैक्स भी हमें दिखाई देते हैं। ऐसे 400 से ज़्यादा कर चोल राजा अपने जनता से लिया करते थे। और ये विभिन्न प्रकार के जो टैक्स थे, डिफरेंट टाइप के जो टैक्सेस थे, यही राजा का फाइनेंशियल बेस मजबूत करते थे, उसके वित्तीय आधार को मजबूत करते थे। और राजा अपने सभी जो कार्य थे, मंदिरों का निर्माण हो, युद्धों को करना हो, बड़े बड़े किलों को बनाना हो, ये सारे कार्य वो उस संपदा के साथ कर लिया करते थे। अब हमने बात की प्रशासन को चलाने की, तो राजा के अंतर्गत बहुत सारे पदाधिकारी थे और सामान्य रूप से वो बड़े परिवारों से आते थे, प्रभावशाली परिवारों से आते थे और पिता के बाद उसके पुत्र को या उसी परिवार में वो जो पद था वो एक तरीके से वंशानुगत हो गया था। यानी एक ही वंश में, एक ही खानदान में वो जो पद था वो चला जाता था और राजा के जो निकट के संबंधी थे, उसके रिश्तेदार हुआ करते थे, ये भी प्रशासन में राजा की सहायता किया करते थे। इसके बाद बात आती है प्रशस्तियों की और भूमि अनुदान की। प्रशस्तियाँ हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में ही पढ़ा है। ये सामान्य रूप से ऐसी बातें होती थी शासक के बारे में
जिसमें काफ़ी कुछ हिस्सा गलत होता था, बढ़ा चढ़ा करके राजा के बारे में लिखा जाता था, उसका गुणगान होता था। इसमें ये भी बात ध्यान में रखी जाती थी कि प्रशस्तियों में वही बातें लिखी जाती थी राजा जैसा खुद को दिखाना चाहता था, क्योंकि हर राजा की इच्छा थी कि जब इतिहास का अध्ययन किया जाए उसके चले जाने के बाद, हजारों साल के बाद, सैकड़ों सालों के बाद, तो राजा को इतिहास एक शानदार राजा के तौर पर, एक ताकतवर राजा के तौर पर, एक शूरवीर योद्धा के तौर पर याद रखे। इसलिए हर राजा, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, चाहे वो एक अच्छा राजा हो या खराब राजा हो, वो अपने आप को अपने प्रशस्तियों में, अपने क्रॉनिकल्स में बहुत शानदार शूरवीर और विजय योद्धा के रूप में दिखाता था। और ऐसा करने के लिए उसको विद्वान लोगों की आवश्यकता थी, ब्राह्मणों की आवश्यकता थी, जो प्रशासन में उसकी मदद भी करते थे और उसके बारे में प्रशस्तियाँ या बहुत अच्छी अच्छी बातें संस्कृत में, और दक्षिण भारत की बात करें तो वहाँ पर तमिल में उसके विषय में लिखा करते थे। यहाँ पर एक प्रशस्ति की चर्चा है नागभट्ट की। ये एक प्रतिहार शासक था। इसके बारे में प्रशस्ति लिखी है, इसके बारे में संस्कृत में लिखा गया, इसकी बहादुरी की चर्चा करते हुए कि ये इसने आंध्र और सिंधु का जो इलाका है, महाराष्ट्र का एक क्षेत्र, विदर्भ और कलिंग, इन सभी राज्यों को उसने अपने राजकुमार रहते ही सभी को हरा दिया था। और बाद में उसने कन्नौज को जीता, बंगाल को जीता, गुजरात और मालवा को भी जीत लिया, किरात, तुरुष्क, वत्स, मत्स्य, उत्तर भारत के बहुत सारे राजाओं को इसने हरा दिया। यानी एक बार में इसका वर्णन पढ़ के हमें ये लगता है कि ये जो प्रतिहार शासक नागभट्ट है, ये नागभट्ट भारत का सबसे ताकतवर शासक है और उसने भारत के सभी राजाओं को हरा दिया है। लेकिन इसी दौर के जब हम दूसरे टेक्स्ट को भी देखते हैं, दूसरे राजाओं की प्रशस्तियों को भी पढ़ते हैं, तो सब ने भी लगभग ऐसे ही दावे किए हैं। इसका अर्थ है कि ये जो प्रशस्ति लिखी गई है इसमें अधिकांश बातें गलत हैं। ज़्यादातर राजाओं ने अपने विद्वान सेवकों से, अपने विद्वान ब्राह्मणों से अपने बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखाई हैं, जिनमें वास्तविकता का अंश कम है, सत्यता कम है और कपोल कल्पनाएं ज़्यादा हैं। अपने बारे में बढ़ा चढ़ा करके बातें ज़्यादा लिखाई गई हैं। अब स्वाभाविक बात है कि अगर विद्वान ब्राह्मण राजाओं के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं, गलत बातें भी लिखते हैं, तो बदले में ब्राह्मणों को क्या मिलेगा? तो राजा ब्राह्मणों को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारी भूमि उन्हें अनुदान में देते थे, और ये अनुदान के साथ साथ इन भूमियों के विषय में डॉक्यूमेंटेशन भी होता था प्रॉपर। ऐसे ताम्रपत्रों पर, चित्र में दिखाया गया है, ये ताम्रपत्र है, इसके ऊपर खुदाई करके संस्कृत में और तमिल में वो टेक्स्ट लिखा होता था कि इस व्यक्ति को, इस ब्राह्मण को ये भूमि अनुदान दी जाती है, और इस क्षेत्र में जो भूमि अनुदान की जा रही है वो विद्वान व्यक्ति उसका क्या उपयोग कर सकता है। ये चित्र जो दिखाया गया इसके बारे में डिटेल भी साइड में बताई गई है। ये जो भूमि अनुदान किया जाता था, इस भूमि में कोई भी अनुदान पाने वाला व्यक्ति क्या क्या चीज़ें कर सकता है, इसको डिटेल में इन्हीं ताम्रपत्रों के ऊपर लिखा जाता था। ये जो भूमियाँ थी, इन भूमियों में वो फलदार वृक्ष लगा सकते थे, बाग बगीचे लगा सकते थे, चारागाह बना सकते थे, और सभी तरह के वो कार्य जो कि विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियां हैं वो सब इसमें इस्तेमाल कर सकते थे। साथ ही साथ इस ज़मीन के ऊपर अनुदान पाने वाला व्यक्ति टैक्स लगा सकता था, टैक्स ले सकता था। न्याय के अधिकारियों द्वारा, यानी कि अदालतों द्वारा जो टैक्सेस लगाए गए थे किसी किसी व्यक्ति के ऊपर, वो सारे जुर्माने भी आदमी वसूल कर सकता था। पान के पत्तों पर लगने वाला कर, बुने हुए कपड़ों पर लगने वाला कर, अलग अलग प्रकार के जो वाहन, व्हीकल्स इस्तेमाल किए जाते थे उन सब पे लिए जाने वाला टैक्स। हमने बात की थी छाजन डलवाने का जो टैक्स होता था, बड़े कमरे बनाने का टैक्स, कुएं खुदाने का, ये सारे टैक्सेस वो व्यक्ति ले सकता था। साथ साथ उस क्षेत्र में कई सारे कुएं खुदवाना या पेड़ और झाड़ियाँ लगवाना, सिंचाई के लिए नहरें बनवाना, ये सारे कार्य भी वो व्यक्ति जो जिसको अनुदान मिलता था अपने क्षेत्र में कर सकता था। और इन सारी बातों का ब्यौरा उन ताम्रपत्रों में लिख करके दिया जाता था। और इनको जरा आप ध्यान से देखें, इन ताम्रपत्रों के ऊपर एक ऑफिशियल सील लगी होती थी। इस सील को देख करके पता चल जाता था कि ये जो डॉक्यूमेंट है वो प्रामाणिक है, ये ऑफिशियल है, ऑथेंटिक डॉक्यूमेंटेशन है, राजा के जरिए किसी व्यक्ति को दिया गया है। इस प्रकार हम एक बैलेंस देखते हैं कि किस प्रकार राजा और जो विद्वान समूह है ब्राह्मणों का, उनके बीच में एक तरह की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी कि राजा को सपोर्ट करने के लिए ब्राह्मण उनके बारे में अच्छी बातें लिखते हैं, बहुत सारे यज्ञ करते हैं, और राजा भी बदले में उनको बहुत सारा अनुदान भी दिया करता है। यानी कि हम दरबारी कवियों की, दरबारी साहित्यकारों की, इतिहासकारों की एक लंबी खेप देखते हैं। ऐसे लोग, ऐसे विद्वान लोग जो कि राजाओं के साथ उनके दरबार में रहा करते थे, उनकी मदद किया करते थे, साथ में उनके बारे में बहुत बहुत अच्छी अच्छी बातें भी लिखा करते थे। इन सब के विपरीत हमें एक एग्जाम्पल इस प्रकार का भी मिलता है जो इनसे बिल्कुल अलग है, एकदम अलग, और वो उदाहरण है कल्हड़ का। कल्हड़ भी एक विद्वान व्यक्ति थे। इस विद्वान ने जो पुस्तक लिखी थी उस पुस्तक का नाम था राज तरंगिणी। राज तरंगिणी नाम की ये जो पुस्तक है,
इस पुस्तक में उन्होंने कश्मीर का इतिहास लिखा है। कश्मीर का एक लंबे समय का इतिहास, उन पर शासन करने वाले राजाओं के बारे में इतिहास लिखा है। और ये इतिहास बाकी उस दौर के सभी जो साहित्यकार थे, जो विद्वान थे, उनसे इसलिए अलग हो जाता है क्योंकि इन्होंने बहुत सारे शिलालेखों का, दस्तावेजों का और बहुत सारे लोगों से उन्होंने बातचीत की थी। पुराने दौर में जो इतिहास लिखे थे उन इतिहास की पुस्तकों का उन्होंने अध्ययन किया था। इस प्रकार से इन सबको मिला जुला करके उन्होंने अपनी राजतरंगिणी, जो कि संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, उसकी उन्होंने रचना की। कश्मीर का एक विस्तृत इतिहास उन्होंने दिया। और सबसे अच्छी बात इस पुस्तक में ये है कि जिस प्रकार दरबारी कवि या जो चारण हैं, जो दरबारों में रहने वाले विद्वान हैं, वो अगर राजा के बारे में केवल अच्छी बातें ही लिखते थे, लेकिन कल्हड़ जो कि किसी दरबार से संबंध नहीं रख रहे थे, उन्होंने राजाओं के बारे में जहाँ पर उनकी बुराई है, उनकी बुराई के बारे में भी लिखा है, यानी उनके लिए आलोचनात्मक रुख भी दिखाया है। कल्हड़ ने यथासंभव ईमानदारी बरतने की कोशिश की है और राजाओं के विषय में जहाँ कोई खराब बात उन्हें समझ में आती है तो उनकी आलोचना भी की है। इसी कारण से इस पूरी सेंचुरी में, 12th सेंचुरी में लिखे गए तमाम साहित्यिक स्रोतों में ये सबसे ज़्यादा असाधारण है, सबसे बिल्कुल प्रामाणिक माना जाता है और कश्मीर के इतिहास के बारे में एक बहुत अच्छी सूचना हमें देता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वॉरफेयर फॉर वेल्थ, यानी कि युद्ध धन के लिए। हमने पढ़ा है पीछे कि युद्ध और जो धन की प्राप्ति है वो एक दूसरे के पर्याय के तौर पर, पर्यायवाची के तौर पर चलते हैं। हर राजवंश अपने एक खास इलाके में है। हमने पहले ही मैप देखा, फर्स्ट बुक हमारे इस चैप्टर के फर्स्ट पेज पर ये दिखाई देता है कि हर एक राजवंश का अपना एक पर्टिकुलर इलाका है, उसके आसपास के क्षेत्र में वो शासन करते हैं और लगातार वो कोशिश करते हैं कि वो नए क्षेत्रों पर भी नियंत्रण कर लें, नए इलाकों को भी ढूंढ लें। इसीलिए उनके बीच की सीमाओं को एक स्थायी सीमा नहीं बताया गया, उसको परिवर्तनशील सीमा बताया गया है। यहाँ पर हमें एक बहुत अच्छा उदाहरण दिखाई देता है गंगा घाटी में मिलने वाले कन्नौज नगर की। गंगा घाटी में नगर है, स्वाभाविक तौर पर पानी अच्छा है और यहाँ की मिट्टी अच्छी है, तो यहाँ पर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बहुत बढ़िया था और ये एक समृद्ध नगर था उस दौर में भारत का। हम ये देखते हैं कि कन्नौज हर्षवर्धन के समय तक बहुत ताकतवर है, लेकिन हर्षवर्धन के बाद धीरे धीरे कन्नौज की शक्ति कम होने लगती है और इस समृद्ध यानी कि प्रॉस्परस जगह को पाने के लिए बहुत सारे दूसरे जो राजवंश थे वो लगातार युद्ध करने लगते हैं आपस में, लगातार उनके बीच में संघर्ष होने लगता है। और उन तीनों की चर्चा हमने शुरुआत में ही की हुई है। गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल, ये तीनों आपस में मिलकर के कन्नौज के लिए युद्ध करते हैं। और ये जो त्रिपक्षीय संघर्ष है, ये जो ट्रायंगुलर स्ट्रगल शुरू होता है, इसको हम मैप के जरिए भी समझें कन्नौज की स्थिति को देख करके। ये कन्नौज का जो ट्रायंगल बनता है, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल जो पुस्तक में दर्ज किया गया है, यानी कि ये त्रिपक्षीय संघर्ष था। तीन अलग अलग जो बड़ी ताकतें थीं, एक तरफ पश्चिम में गुर्जर प्रतिहार थे, दूसरी तरफ दक्षिण की तरफ से राष्ट्रकूट और पूर्वी हिस्से से पाल बंगाल के, ये तीनों लगातार प्रयास कर रहे थे इस कन्नौज पर कब्जा करने के लिए। कन्नौज पर की प्राप्ति के लिए लगातार इन तीनों में संघर्ष होता रहा और ये जो संघर्ष था ये बहुत लंबे समय तक चलता है। आप अगर इसके पीरियड को देखें तो 750 सी से शुरू करके 900 सी तक है, यानी लगभग 150 सालों तक इन तीनों राजवंशों में केवल कन्नौज की प्राप्ति के लिए युद्ध होते रहे, झगड़े होते रहे। और ये बताने के लिए भी काफ़ी है कि ये जो कन्नौज शहर है, कन्नौज का ये जो हिस्सा है, ये कितना समृद्ध था, कितना प्रॉस्परस था। मैप के बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये जो सभी शासक थे, चाहे वो किसी भी राजवंश से आते हों, हमने पढ़ा कि राजाओं को बहुत सारे टैक्स उन्होंने अपनी जनता के ऊपर लगा रखे थे, खेती के ऊपर वो कर लिया करते थे, लगान वसूलते थे और बहुत सारे युद्धों से भी वो धन प्राप्त करते थे। इन धनों को जब वो इस्तेमाल करने की बात आती है तो युद्धों में तो इस्तेमाल होता ही था, बड़े दुर्गों को, बड़े फोर्ट्स को बनाने के लिए इस्तेमाल होता था। साथ में राजा अपने ताकत का, अपनी संपन्नता का प्रदर्शन भी किया करते थे। जैसे आजकल भी हमारे समाज में किसी व्यक्ति के पास खूब धन है तो वो बड़ा मकान, बड़ी अच्छी सी गाड़ी, मोबाइल और वो सारे महंगे साधन अपने पास रखता है और समाज में ये प्रदर्शन करने का प्रयास करता है कि उसके पास कितनी समृद्धि है। इस दौर में ये जो शासक थे, ये अपनी समृद्धि को दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करते थे और वहाँ पर अपनी पूरी संसाधनों का प्रदर्शन मंदिरों के जरिए वो करते थे। और इसीलिए क्योंकि मंदिरों में बहुत सारा धन था, मंदिरों के जरिए ही समृद्धि दिखाई देती थी किसी भी राज्य की। जब युद्ध हुआ करते थे दो राज्यों के बीच में, तो उसमें जीतने वाला जो वर्ग था, जीतने वाला जो राजवंश था, वो जीते गए इलाके में जितने भी मंदिर पड़े थे उन सबको भी लूट लिया करता था, क्योंकि उन मंदिरों से जो धन प्राप्त होगा उससे वो अपने लिए नया मंदिर बनाएगा, अपने नाम से नया मंदिर बनाएगा और इतिहास में फिर वो बड़े शासक के तौर पर जाना जाएगा।
इस तरीके से हमें दिखाई देता है कि मंदिर पुराने दौर में भी शासकों के जरिए तोड़े गए, लूटे गए, और उसका कारण ये था कि हर राजा अपने लिए अपने तरीके से एक बड़ा मंदिर बनाना चाहता था जिससे इतिहास में उसका नाम अमर हो जाए, उसको बहुत समृद्धशाली या बहुत ताकतवर राजा के तौर पर इतिहास देखे। जब हम मंदिरों को लूटने की बात करते हैं तो इससे और आगे बढ़कर को हमें कुछ और उदाहरण मिलते हैं बाहर के इन्वेडर्स की, जो फॉरेन इन्वेडर्स थे, जो भारत के बाहर के हिस्सों से भारत में आक्रमण करने आए थे। और ऐसे अधिकांश शासकों का जो उद्देश्य था, ऐसे अधिकांश युद्ध करने वाले जो बाहरी शासक थे, उनका उद्देश्य हुआ करता था भारत में लूटपाट करना, भारत की जो संपदाएं थी उनको लूट करके अपने देश ले जाना। इसमें से दो उदाहरण बहुत पॉपुलर हैं, जो बहुत सक्सेसफुल एग्जाम्पल हैं, जिन्होंने भारत में बड़ी सफलताएं पाई। पहला उदाहरण है गजनी के सुल्तान महमूद का, और दूसरा जो उदाहरण है वो गोरी का है, मोहम्मद गोरी का, जो कि अफ़गानिस्तान से ही आता था। इन दो के उदाहरण हमें पढ़ने हैं। अब हम बारी बारी इन दोनों की बात करते हैं। सबसे पहले अफ़गानिस्तान को समझें कि अफ़गानिस्तान में गजनी की स्थिति कहाँ पर है, और ये जो महमूद गजनवी है इसने किस प्रकार भारत पर आक्रमण किया। ये महमूद गजनवी का चित्र है। ऐतिहासिक स्रोतों से जैसा हमें मिलता है कि महमूद गजनवी किस प्रकार दिखाई देता था, तो उसकी स्केचेस के आधार पर बनाया गया है इसे। महमूद गजनवी जिसने एक बड़ा साम्राज्य बनाया था, अफ़गानिस्तान में गजनी से बिलोंग करता था। आप देख सकते हैं ये हमारा इंडिया है, और हमारे पश्चिम में आप पाकिस्तान से और आगे बढ़ते चले जाएं, ये जो पूरा इलाका है ये अफ़गानिस्तान का क्षेत्र है। इस अफ़गानिस्तान में ये जो जगह है बीचों बीच वाली, ये जगह है गजनी, जहाँ से ये महमूद बिलोंग करता था। इस छोटे से राज्य का स्वामी था महमूद, और धीरे धीरे इसने चारों तरफ हमले किए। आप एरो में देख सकते हैं इस डायग्राम में, इस मैप में, कि इसने अलग अलग वर्षों में, इसने अपने पूरे 32-33 साल के शासनकाल में सभी इलाकों में हमले किए, खूब सारी लूटपाट की। चाहे ईरान का क्षेत्र हो, चाहे उत्तर में इधर तिब्बत साइड और चीन के कुछ हिस्सों को पर कब्जा करना हो, या फिर भारत के हिस्सों में लूटपाट करनी हो, इस शासक ने बहुत सारे हमले किए। और इन हमलों में अगर आप केवल भारत के हमलों की बात करें कि भारत पर कितने आक्रमण उसने किए, तो उसने लगभग 27 वर्षों में, 27 ईयर्स का जो उसका शासनकाल था, उसमें से 17 बार उसने भारत पर आक्रमण किया, और हर आक्रमण से उसने बहुत सारी संपदा पाई। भारत को बड़ी मात्रा में इसने लूटा। ये भारत में रुकता नहीं था, ये हर बार आक्रमण करने के बाद यहाँ से मिलने वाली सारी संपत्ति को ले करके वापस अफ़गानिस्तान चला जाता था, और वहाँ पर अपने समृद्धशाली नगर जहाँ से वो बिलोंग करता था, गजनी, उसको उसने बहुत प्रॉस्परस बनाया। वहाँ पर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स निर्माण किए। वो सारी संपदा उसने गजनी में इकट्ठा की। इसका जो सबसे पॉपुलर हमला था भारत पर, सबसे प्रसिद्ध जो आक्रमण है, वो गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर है। जैसा कि हमने पीछे ही पढ़ा है कि भारत में जो शासक थे वो अपनी सारी संपदा को मंदिरों में खर्च किया करते थे मैक्सिमम, क्योंकि मंदिरों के जरिए ही उन शासकों की समृद्धि समझ में आती थी। तो हमारे जो मंदिर थे वो बहुत समृद्ध थे, वहाँ पर बहुत सारा पैसा होता था, और इसी कारण से बाहर के जो आक्रमणकारी थे ये मंदिरों पर बहुत हमले करते थे, और वहाँ की सारी संपदा को उठा करके वो अपने देश लेकर के चले जाते थे। सुल्तान महमूद के बारे में एक और रोचक पहलू ये है कि वो जिन इलाकों में हमले करता था वहाँ के बारे में भी जानना चाहता था, वहाँ पर जो लोग रहते थे उनका जो कल्चर था उसके बारे में जानना चाहता था। इसलिए वो अपने साथ अलबरूनी नाम के एक बहुत प्रसिद्ध विद्वान को लेकर के चलता था। अलबरूनी का जो योगदान है वो बहुत बड़ा माना जाता है जब हम इतिहास की दृष्टि से देखते हैं। इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी थी, किताबुल हिंद। भारत में जब ये सुल्तान महमूद के साथ आते हैं तो भारत में घूम करके, अपना ऑब्जर्वेशन करके, जो चीज़ें उपलब्ध थीं उसके बारे में जानकारियाँ इकट्ठा करके, और साथ में संस्कृत के जो विद्वान उनको मिले उनके साथ विचार विमर्श करके, यानी बहुत सारी जानकारियाँ कलेक्ट करके उन्होंने भारत के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लिखी। क्योंकि इन्फॉर्मेशन भारत के बारे में थी, इसलिए पुस्तक का नामकरण ही किताबुल हिंद रखा है। यानी हिंदुस्तान में इस 12th सेंचुरी के समय में क्या चीज़ें हो रही थी, इसकी बहुत अच्छी जानकारी हमें अलबरूनी के इस किताब से मिल जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे आक्रमणकारी की। दूसरा आक्रमणकारी था सुल्तान मोहम्मद गोरी। ये भी अफ़गानिस्तान से बिलोंग करता था। हम पहले इसका क्षेत्र देख लें। ये मोहम्मद गोरी की स्केच है। मोहम्मद गोरी जो कि अफ़गानिस्तान का रहने वाला था। हम अफ़गानिस्तान के आजकल के मैप को जब अगर देखते हैं तो हमें दोनों ही जगहें, चाहे वो महमूद का गजनी हो, ये गजनी है, और दूसरी ये गोर रियासत है जहाँ से ये गोरी बिलोंग करता था। इसीलिए इसके नामकरण में भी इसकी जगह का नाम जुड़ जाता है। गोर का रहने वाला था, इसका नाम था मोहम्मद, और इसका नाम इस कारण से हम मोहम्मद गोरी कहते हैं। इसका जो जगह है
इसके आने का रूट भी दिखाया गया है मैप में, देखिए गजनी के पास गोर है और गोर से फिर ये चलता है खैबर पास को पार करके सियालकोट, लाहौर, ये आजकल पाकिस्तान में पड़ते हैं लेकिन ये भारतीय हिस्से थे। इन सभी जगहों से होते हुए भटिंडा और फिर तराइन के इलाके तक ये दिल्ली पर हमला करने का प्रयास करता है। ये जो मोहम्मद गोरी है इसका उद्देश्य भी भारत में लूटपाट ही करना था। इस कारण से इसने भारत पर आक्रमण किया और भारत में इसका जो सबसे फेमस जो इसका वॉर हुआ वो हुआ पृथ्वीराज चौहान के साथ। पृथ्वीराज चौहान जो कि एक्चुअल में पृथ्वीराज थर्ड थे, ये इलाका जो कि दिल्ली और अजमेर के आसपास पड़ता है, यहाँ पर शासन करने वाले जो शासक थे उनको चाहमान कहा जाता था। आप अपना पहला मैप देखें, इंद्रप्रस्थ जो दिल्ली का एक पुराना नाम भी है, इसके आसपास के क्षेत्रों में दिल्ली से लेकर के अजमेर तक का इलाका जो है ये सारा का सारा क्षेत्र आता था चाहमानों के अंतर्गत। चाहमान जिनको बाद में चौहान कहा जाने लगा, इन चौहानों के अंतर्गत ये सारा क्षेत्र आता था। और चौहानों का सबसे पॉपुलर शासक था पृथ्वीराज चौहान, जिसके साथ मोहम्मद गोरी का युद्ध होता है। इसके साथ 2 युद्ध मोहम्मद गोरी लड़ता है। पहला जो वॉर है वो 1191 में यानी कि 1191 में होता है तराइन के युद्ध में। वहाँ पर ये मोहम्मद गोरी हार जाता है, लेकिन दूसरे साल 1 साल के बाद वो वापस से दोबारा हमला करता है और इस बार मोहम्मद गोरी युद्ध को जीत जाता है, पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। और यहाँ पर हमारे नॉर्थ इंडिया का ये जो मेडिवल हिस्ट्री है यहाँ पर कंप्लीट होती है। इसके बाद हम बात करते हैं साउथ इंडिया की, यानी इसी दौर में, इसी मध्यकाल में दक्षिण भारत में क्या हो रहा था, ज़रा इसकी भी सूचना लेनी चाहिए हमें। हम दक्षिण भारत में देखते हैं जो सबसे ताकतवर साम्राज्य है वो चोल साम्राज्य के रूप में हमें दिखता है। लेकिन चोल भी सीधे तौर पर शुरुआती दौर से एक बहुत बड़ा शासक वर्ग नहीं थे, शुरुआत से इनके पास बहुत बड़ा शासन का इलाका नहीं था। धीरे धीरे ये ताकतवर बनते हैं और अपना क्षेत्र बढ़ाते चले जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं चोलों के साम्राज्य के बनने के पहले की क्या दशा थी, इसके बारे में आप देख सकते हैं अपने इस मैप को। अगर हम थोड़ा बड़ा करके देखें तो ये जो कावेरी नदी है, कावेरी नदी का ये पूरा डेल्टिक रीजन है, यानी कावेरी नदी ब्रह्मगिरी माला की पहाड़ियों से निकलती है और निकलने के बाद अपनी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज के साथ बंगाल की खाड़ी में गिरती है, लेकिन गिरने के पहले बहुत सारी शाखाओं में ये बट जाती है। और ये पूरा डेल्टिक रीजन है जहाँ पर पानी की स्पीड बहुत कम हो जाती है और बहुत सारी जो उपजाऊ मिट्टी है कावेरी ने इस इलाके में उसको बिछाया हुआ है। यानी ये पूरा जो इलाका है ये बहुत उपजाऊ मिट्टी वाला है, खेती के लिहाज से बहुत ही अच्छा क्षेत्र है ये। इस क्षेत्र पर जब हम बात करते हैं चोलों के विस्तार की, चोलों की शुरुआत की, तो सबसे पहले शुरुआत में इस पूरे कावेरी डेल्टा पर मुटरियार लोगों का कब्जा था। मुटरियार एक कबीलाई समुदाय जैसी स्थिति थी, एक छोटा सा मुखिया परिवार था ये, और इस पूरे कावेरी डेल्टा पर उसका कब्जा था। लेकिन वास्तव में ये जो मुटरियार थे ये बड़े राजवंशों के अंतर्गत आते थे। बड़े राजवंश में अगर आप बात करें तो उत्तर में जो राजवंश राज कर रहे थे वो पल्लव थे, और नीचे की तरफ आप देखेंगे दक्षिण में तो वहाँ पर पांड्यन राज कर रहे थे। यानी पांड्यन और पल्लवों के बीच में यहाँ पर मुटरियारों का छोटा सा क्षेत्र था। और यहीं पर उरैयार जो जगह है, एक छोटी सी उरैयार जगह है, उरैयार को बाद में उरैयूर करके लिखा है आपकी टेक्स्ट बुक में। उरैयूर के राजवंश, एक छोटा सा वंश था वहाँ पर चोलों का, उन्होंने धीरे धीरे अपने आप को ताकतवर बनाना शुरू किया। और उसी वंश में एक विजयालय नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने मुटरियारों को पहले हराया, यानी इस पूरे कावेरी डेल्टा को मुटरियारों से मुक्त करके चोलों के अंतर्गत ले लिया। विजयालय वो पहला व्यक्ति था जिसने चोलों को ताकतवर बनाया और मुटरियारों का जो क्षेत्र था कावेरी डेल्टा वाला वो उसे छीन लिया। इसके बाद मुटरियार जिनके अंतर्गत थे पल्लव, आपको मैंने बताया कि नॉर्थ में पल्लव और नीचे की तरफ पांड्यन, ये 2 राज्य थे जो बड़े राज्य थे। तो चोल जिस प्रकार अपनी ताकत बढ़ा रहे थे, धीरे धीरे उन्होंने इस पूरे क्षेत्र पर कब्जा किया। उन्होंने कावेरी डेल्टा में तंजाउर नाम का एक शहर बसाया, तंजाउर जिसे आजकल हम तंजौर कहते हैं, और यहीं पर उसने निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर बनाया। ये भी पता चलता है इससे कि जो ये चोल राजवंश है इसमें मुख्य तौर पर माँ दुर्गा की पूजा की जाती है, क्योंकि निशुंभ सूदनी देवी ये दुर्गा का एक नाम है। यानी ये जो वंश है वो देवी का उपासक माना जाता है। इन्होंने उनका मंदिर बनाया। तंजौर से आगे बढ़ करके फिर बाद में इन्होंने दोनों तरफ ही, यानी चोलों ने अपना साम्राज्य बढ़ाते हुए पहले पांड्यन और नीचे की तरफ पांड्यन और ऊपर की तरफ पल्लव राजाओं के साथ भी युद्ध किया। और उनकी जो राजधानी थी कोची, जिसे हम आजकल कहते हैं कांचीपुरम, उन कांचीपुरम के राजाओं को भी हरा करके पल्लवों के इलाके भी छीन लिए। और नीचे की तरफ अगर आप दक्षिण में बात करें तो पांड्यन इलाके भी जीत लिए। यानी पूरा का पूरा क्षेत्र
ये जो बाद में दिखाई देता है ये चोल राजाओं के अंतर्गत आ गया। चोलों में जो सबसे ताकतवर राजा माना जाता है शुरुआत में, विजयालय से इनकी शुरुआत होती है, लेकिन इनमें सबसे ताकतवर राजा जो शुरुआत में माना गया वो व्यक्ति था राजराज। राजराज जो कि 985 में 985 सी में ये शासक बनता है और पूरे इलाके में, चाहे वो दक्षिण में पांड्यन क्षेत्र हो नीचे का ये, और चाहे ऊपर का पल्लवन क्षेत्र हो, इन सब को धीरे धीरे वो अपने अंतर्गत लेता है, अपने कब्जे में लेने शुरू कर देता है। इसके बाद यानी कि राजराज के बाद उसका जो बेटा है राजेंद्र, वो शासक बनता है और उसके दौर में चोलों की ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके बारे में डिस्क्रिप्शन है कि राजेंद्र प्रथम ने अपने पिता राजराज की नीति को जारी रखा और उसने पल्लव और पांड्यन क्षेत्रों से और आगे बढ़ करके गंगा घाटी, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर भी हमला किया। इसके पास एक जलसेना यानी कि नेवी भी थी। इसको भी हम अगर मैप से देखने की कोशिश करें तो ये ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी। ये चोल एम्पायर का एक मैप है। हम देख सकते हैं कि भारत में जो दक्षिण भारत है उसका एक बड़ा क्षेत्र तो इनके अंतर्गत आता ही है, लेकिन इसके अतिरिक्त आप बात करें म्यांमार की और साउथ ईस्ट एशिया यानी कि उत्तर पूर्वी दक्षिण पूर्वी जो एशियाई देश हैं, यहाँ पर मलेशिया और यहाँ पर इंडोनेशिया है, इन देशों तक भी चोलों का जो प्रभाव है वो हमें दिखाई देता है। हमने पढ़ा अभी कि चोलों के पास जल सेना यानी कि नेवी भी थी। राजेंद्र प्रथम ने इसको बहुत ताकतवर बनाया था और चोलों ने अपना साम्राज्य भारत के बाहर भी यानी श्रीलंका इनके अंतर्गत था सीधे तौर पर, और इसके अलावा दक्षिण पूर्व एशिया के बहुत सारे देशों पर भी इन्होंने अपना अधिकार कर लिया था या उनको अपने अंतर्गत ले लिया था। यहाँ पर तमिल सोर्सेज से मिला हुआ एक पिक्चर है, इसको हम देखते हैं। राजेंद्र चोल फर्स्ट की ये पिक्चर है। इनका जो फ्लैग हुआ करता था ये कुछ इस प्रकार का था जिस पर लॉयन या टाइगर बना हुआ था। हम जब देखते हैं पूरे चोल एम्पायर को तो अभी जो इसके पहले वाला जो मैप आपको ये दिखाया गया चोल एम्पायर का इससे थोड़ा सा और विस्तृत मैप है ये, यानी इनमें पूरी टेरिटरी को जो कि पूरा चोल क्षेत्र है इसको दो अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। इसमें ब्लू कलर से, इस पर्पल या ब्लू कलर से ये जो क्षेत्र दिखाया गया है ये इलाका सीधे तौर पर चोल राजाओं के पास है, यानी चोल शासक सीधे तौर पर इन पर शासन करते हैं। श्रीलंका पूरा का पूरा और कांचीपुरम से लेकर वेंगी तक पूरा भारतीय क्षेत्र जो है, दक्षिण भारतीय क्षेत्र, ये चोल राजाओं के सीधे अंतर्गत आता था। जबकि इसके अलावा जो पिंक क्षेत्र दिखाया गया जिसको चोल सबऑर्डिनेट क्षेत्र कहा गया है, जो कि ऊपर की तरफ कलिंग यानी कि उड़ीसा से शुरू करके थोड़ा बंगाल और बंगाल से आगे बढ़ करके फिर म्यांमार और पूरा दक्षिण पूर्व एशिया होते हुए यानी मलेशिया और इंडोनेशिया को कवर कर लेता है। ये सारा पिंक कलर का जो क्षेत्र है ये चोल सबऑर्डिनेट कहे जाते हैं, यानी यहाँ पर वहाँ के लोकल शासक ही शासन कर रहे थे, लेकिन वो राजेंद्र चोल को या चोल शासकों को टैक्स दिया करते थे, इनके शासन को मानते थे, अपने आप को इन राजाओं के अंतर्गत मानते थे। यानी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम इस तरीके से समझ सकते हैं, ये जो ब्लू पर्पल कलर का इलाका है ये चोल राजाओं के पास डायरेक्टली था, दिस इज डायरेक्ट रीजन, और ये इनडायरेक्ट क्षेत्र था जिसको पिंक कलर से दिखाया गया है। इसके अलावा हम देखते हैं कि चोलों की जो समृद्धि थी वो कितनी ज़्यादा थी या किस तरीके से वो विश्व व्यापार से भी जुड़े हुए थे। आप ब्लू कलर की जो ट्रेड रूट की लाइन है आप इसको देख करके समझ सकते हैं। इस लाइन के जरिए साउथ ईस्ट एशिया से होते हुए चोलों का जो व्यापार था वो चीन तक भी हुआ करता था, यानी एक बहुत समृद्ध साम्राज्य था जो दक्षिण भारत में चोलों के अंतर्गत पनपता है और डेवलप होता है। अब बाकी भारतीय जो राजा थे, बाकी उत्तर भारतीय राजा जिस प्रकार से गतिविधियां करते थे, चोल शासक भी उससे अलग नहीं थे। अपनी समृद्धि को दिखाना, दर्शाना, ये उनके स्वभाव में भी था, उनकी क्रिया प्रणाली में भी ये हिस्सा शामिल था। इसलिए उन्होंने भी बहुत बड़े बड़े भव्य मंदिर बनाए, बहुत बड़े बड़े नए नए शहर बसाए, और उनके आर्किटेक्चर और उनकी जो स्थापत्य कला है उसको देख करके हमें उनकी समृद्धि का भी पता चलता है। हमने बात की राजराज और राजेंद्र फर्स्ट, दो राजाओं की जो चोल राजवंश में बहुत ताकतवर माने जाते हैं। इन्होंने दो बड़े बड़े बहुत महत्वपूर्ण शहर बसाए, तंजावुर या जिसे आजकल तंजौर कहते हैं, इसके अलावा गंगई कोंड चोलपुरम, चोलों का एक ऐसा नगर जिसको गंगा की पवित्रता के साथ भी जोड़ा गया था। ये दोनों नगरों में बहुत सारे जो आर्किटेक्चर हैं, बहुत सारे पुराने बड़े बड़े मंदिर हैं और उनमें जो मूर्ति कलाएँ हैं, ये हमें चोल एम्पायर के दौरान की सबसे बड़ी उपलब्धियों के तौर पर दिखाई देती हैं। ये जो चोल मंदिर थे, स्वाभाविक तौर पर ये चोल मंदिरों का आकार प्रकार बहुत बड़ा था। आप नीचे दिए गए चोल मंदिर को देख करके, इसकी नक्काशी को देख करके इनकी कला के स्तर को भी समझ सकते हैं। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र भी थे। मंदिरों के आसपास की जो भूमि थी वो भी मंदिरों को दे दी जाती थी, और ये जो सारे मंदिर थे
ये आसपास की भूमि से बहुत ज़्यादा संपन्न हो गए थे। आसपास की भूमि पर जो एग्रीकल्चरल क्रॉप उगाई जाती थी उसके जरिए यहाँ पर रहने वाले लोगों का पूरा जीवन बीत जाता था, उसका खर्च उनसे चलता था। मंदिर केवल पूजा पाठ का स्थान नहीं थे, यहाँ पर बहुत अलग अलग तरह की गतिविधियाँ संपन्न होती थीं। यहाँ पर रहने वाले पुरोहित, यहाँ पर मालाकार, बावर्ची, मेहतर, यानी डिफरेंट टाइप के ऑक्यूपेशन से जुड़े हुए जो लोग जो मंदिर और उसके आसपास के क्षेत्रों से जुड़े हुए थे, इन सब की आजीविका मंदिर के आसपास वाले क्षेत्रों में किए जाने वाली खेती पर ही निर्भर थी। यहाँ पर संगीतकार और नर्तक, विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ मंदिरों से जुड़ी हुई थीं। यानी कि मंदिर केवल पूजा पाठ की जगह न होकर के बहुत सारे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का भी हिस्सा बने हुए थे। एक और इम्पॉर्टेंट पहलू जो इन मंदिरों से जुड़ा हुआ था वो था ब्रॉन्ज आइडल्स या ब्रॉन्ज इमेजेस को बनाना, कांस्य प्रतिमाएं बनाना। और ये जो चोल कांस्य प्रतिमाएं हैं, चोल ब्रॉन्ज इमेजेस जो बनाई जाती थी, ये अपने दौर में विश्व की सबसे अच्छी कांस्य प्रतिमाओं में से मानी जाती हैं। ये प्रतिमाएं ज़्यादातर देवी देवताओं की बनाई जाती थी और कभी कभी जो देवी देवता के भक्त थे, भक्तों के रूप में राजाओं की भी इस तरह की प्रतिमाएं कांसे की, ब्रॉन्ज की बनाई जाती थी और ये इस मंदिर गतिविधि से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ था। फिर हम बात करते हैं एग्रीकल्चर की और इरिगेशन की, क्योंकि किसी भी राजा की इनकम का सबसे बड़ा सोर्स वहाँ पर जो एग्रीकल्चरल क्रॉप उगाई जाती है, जो किसानों से लगान लिया जाता है, जो वहाँ पर कारीगरों से जो टैक्स वसूला जाता है, ये उसकी किसी भी राजा की समृद्धि का सबसे बड़ा कारण है। इसीलिए हर राजा अपने क्षेत्र को बढ़ाना चाहता है ताकि बढ़े हुए इलाके में अतिरिक्त खेती हो पाएगी और उस खेती से उनको अतिरिक्त लगान मिलेगा, उनका साम्राज्य और बड़ा और समृद्ध बनेगा। जब हम चोलों की इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं तो हम पाते हैं कि उन्होंने खेती में और खेती के विकास पर बहुत अच्छा खासा काम किया था। खेती के विकास के लिए ज़रूरी है कि खेतों को पानी मिले और पानी की व्यवस्था करने के लिए उन्होंने तमाम तरह के स्ट्रक्चर्स डेवलप करने का प्रयास किया। चोल राजाओं ने भी और उनकी जनता ने भी इसमें पर्याप्त सपोर्ट किया। आप देखते हैं कि ये जो पूरा क्षेत्र है, जब हम मैप को देखें तो हम पाएंगे कि जो पूरा चोल एम्पायर है उसमें जो मेजर रिवर हैं उसमें आपको कावेरी नदी दिखाई देती है और कावेरी की सारी ट्रिब्यूटरीज। और क्योंकि ये जो इलाका है वो डेल्टिक रीजन है, इसलिए डेल्टिक रीजन होने की वजह से यहाँ पर पानी बड़ी मात्रा में तो है ही है, लेकिन ये पानी धीमी गति से बहता है और बहुत सारी शाखाओं में बट जाता है। ऐसी शाखाओं में जो बटा हुआ पानी है, इसके आसपास बहुत सारी फर्टाइल मिट्टी है और खेती होने की बहुत अच्छी दशाएँ हैं। चावल की खेती यहाँ पर हो सकती है। आजकल भी ये इलाका चावल की खेती के लिए अच्छे तौर पर जाना जाता है। तमिलनाडु में इसके अलावा जो दूसरे हिस्से हैं वहाँ पर भी खेती धीरे धीरे विकसित हो गई थी और जिन इलाकों में पानी नहीं था वहाँ पर पानी पहुँचाने के प्रयास किए गए, जंगल साफ करके नए नए खेत बनाए जाने लगे और साथ ही साथ डेल्टिक रीजन में कई बार बाढ़ आती है, उन बाढ़ों को रोकने के लिए भी तमाम तरह के स्ट्रक्चर्स, तटबंध, इस तरह के लीव्स बनाए गए और एक साल में 2 बार फसलें ली जा सकें, यानी कि खेत का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन ली जा सके राज्य की बेहतरी के लिए। इसके लिए चोल शासकों ने खूब प्रयास किए। हम पाते हैं कि जिन क्षेत्रों में पानी नहीं था वहाँ पर आर्टिफिशियली एग्रीकल्चर करने के लिए इरिगेशन की व्यवस्था की गई, वहाँ पर पानी पहुँचाने के लिए तकनीकें डेवलप की गई, बहुत सारी पद्धतियाँ अपनाई गई। जिन इलाकों में कुएँ खोदे जा सकते थे, पानी मिल सकता था, वहाँ पर कुएँ खोदे गए। इसके अलावा बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए उन्होंने बहुत सारे सरोवर बनवाए, बहुत सारे तालाब बनवाए, यानी सिंचाई की व्यवस्था पर बहुत ज़्यादा ध्यान था। और वो सारा का सारा काम कई सारे डिविजन्स में बटा हुआ था, यानी कि लेबर और रिसोर्सेज को किस तरीके से मैनेज किया जाए, ये उसका पहला काम है। इन कामों की देखरेख यानी इनकी मॉनिटरिंग कैसे की जाए, इस प्रकार से ये इसका दूसरा हिस्सा हो गया। और साथ में पानी का बंटवारा कैसा किया जाए, किस प्रकार से किया जाए लोगों के बीच में, ये तीसरा काम हो गया। यानी सिंचाई और खेती से जुड़ी हुई व्यवस्था अपने आप में बहुत जटिल थी, बहुत सारा विस्तृत रूप लिए हुए थी और इसीलिए हर काम को सेगमेंट वाइज अलग अलग खंडों में बना करके सभी के लिए लोग नियुक्त किए जाते थे। राजा बहुत सारे लोगों की मदद से अपना ये काम करता था। और हम पाते हैं कि यहाँ पर जो शासक थे, चोल शासक, ये इसमें बहुत इंटरेस्ट लिया करते थे कि किस प्रकार से एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़े। और राजाओं के अलावा वहाँ पर रहने वाले लोगों ने भी राजाओं को भरपूर सपोर्ट किया। इसलिए दक्षिण भारत के इस क्षेत्र में हमें ऐसी बहुत सारी संरचनाएं दिखाई देती हैं जिससे जल संरक्षण किया गया, जिससे खेती में व्यापक सुधार हुआ। अब हम बात करते हैं इंटरनली, अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें कि जो चोल प्रशासन था वो किस प्रकार से काम करता था गाँवों में, क्षेत्रों में, नगरों में, तो हमें कई सारे और नई टर्मिनोलॉजी से परिचित होना पड़ता है। गांव में जो किसानों की बस्तियां थी उनको उर कहा जाता था, ये एक टर्म है तमिल भाषा का। तो इन गांव के क्षेत्रों को जिन्हें उर कहा जाता था, इन सभी जगहों पर अच्छी खासी मात्रा में सिंचाई होने लगी और सिंचाई की वजह से खेती में उत्पादन ज़्यादा बढ़ा, ये क्षेत्र समृद्ध बन गए। बहुत सारे गाँवों को मिला करके
बहुत सारे गाँव का जो समूह था, यानी छोटे 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 कई सारे गाँव का जो पूरा एक ग्रुप हुआ करता था, इसको नाडू कहा जाता था। और ये नाडू असल में एक तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के तौर पर काम करते थे। और यहाँ पर हम पाते हैं कि वेल्लाल नाम के धनी किसानों की एक जाति है, ये वहाँ पर पाई जाने वाली एक खास कास्ट है, एक तरह की जाति है। और ये किसान जाति है जिनमें इन किसानों के पास बड़ी मात्रा में भूमि है और इस कारण से ये ताकतवर हैं और चोल सरकार की या चोल राजाओं की शासन में मदद भी किया करते थे। और क्योंकि ये चोल राजाओं की मदद किया करते थे, इसलिए चोल राजा बदले में उन्हें सम्मान की दृष्टि से बहुत सारी उपाधियाँ, मुवेंद वेलन, अरैयार, इस प्रकार की बहुत सारी उपाधियाँ दिया करते थे। और अपने चोल साम्राज्य में बहुत सारे ऑफिशियल जो पोस्ट हुआ करती थी, राजकीय पद हुआ करते थे, वो भी वेल्लाल लोगों को दिया करते थे। चोल डॉक्यूमेंटेशन में हम पाते हैं कि जो सारी भूमि थी, अलग अलग प्रकार के जो लैंड्स थे, उनको बहुत सारे कैटेगरीज में बांटा गया था। वेलन वगाई, ब्रह्मदेय, शाला भोग, देवदान, पल्लीचंदम, इस प्रकार से कई सारे नाम मिलते हैं हमें जो लैंड रिसोर्सेज के लिए इस्तेमाल किए गए। हम इनमें पाते हैं किसी विद्यालय को देने के लिए जो भूमि है उसके लिए शाला भोग इस्तेमाल किया है। मंदिर के लिए जो भूमि दान दी जाती थी उसको देवदान कहा जाता था। इसी तरीके से जैन इंस्टीट्यूशन को दी गई ज़मीन को पल्लीचंदम कहा गया। ब्राह्मणों को उपहार में दी गई जो भूमि है वो ब्राह्मदेय थी। और गैर ब्राह्मणों के रूप में जो भूमि, गैर ब्राह्मणों के पास जो भूमि उपलब्ध थी उसको वेलन वगाई कहा जाता था। यानी बहुत सारा क्लासिफिकेशन है, बहुत डिटेल में अपने एडमिनिस्ट्रेशन पर इन चोल राजाओं ने काम किया था। हम ब्राह्मणों को अनुदान देने की बात करते हैं। उत्तर भारत में हमने देखा किस प्रकार से ब्राह्मण और क्षत्रिय या ब्राह्मण और जो शासक है उसके बीच का जो संयोजन हमें दिखाई देता है, उनका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दिखाई देता है। सिमिलरली हमें साउथ इंडिया में भी दिखता है कि यहाँ पर भी ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान दी गई ब्रह्मदेय के रूप में। और इस कारण से पूरी कावेरी घाटी में और बाद में दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में बहुत सारी ब्राह्मण बस्तियाँ हैं, क्योंकि ज़मीनें जब उनको दी गई तो उनकी बस्तियाँ धीरे धीरे आकार बढ़ाने लगीं। इस प्रकार से बहुत सारी ब्राह्मण बस्तियाँ हमें कावेरी वैली के आसपास दिखाई देती हैं परंपरागत रूप से। और ये जो इनको भूमि दी गई थी उसको ब्रह्मदेय नाम दिया गया था। और क्योंकि ये बहुत बड़ी मात्रा में ये भूमि हुआ करती थी, इसलिए इनका रखरखाव करने के लिए बाकायदा एक समिति बनाई जाती थी, एक सभा का निर्माण किया जाता था। और इनके बारे में बहुत सारे ब्यौरे मंदिर की दीवारों पर लिखे हुए होते थे। गाँव में जिस प्रकार से ये जो भूमियाँ थी उनके लिए सभा की व्यवस्था थी कि उनका मैनेजमेंट सभा करेगी, उसी तरीके से नगरों में नगरम नाम की एक संस्था थी जो व्यापारियों के संघ के तौर पर जानी जाती है और शहरों में ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखती थी और चोल साम्राज्य की सहायता करती थी। इसके अलावा हम बात करते हैं चिंगलपुट जिले में उत्तर मेरूर में जो अवशेष मिले हैं, बहुत सारे ऐसे इंस्क्रिप्शन हमें मिले हैं। आर्किटेक्चर में बहुत सारी जगहों पर लिखे हुए जो विवरण हैं उनसे भी हमें जानकारी मिलती है कि जो यहाँ पर ब्राह्मणों की सभा थी जो ब्रह्मदेय का मैनेजमेंट करती थी वो किस प्रकार काम करती थी। उसमें भी इंटरनली बहुत सारा डिवीज़न था, जिसमें सिंचाई का कामकाज देखने के लिए, बाग बगीचों के लिए, यानी गार्डन मैनेजमेंट करने के लिए, इवन मंदिरों के मैनेजमेंट करने के लिए भी डिफरेंट कमिटीज़ थी, अलग अलग समितियां बनाई जाती थीं। और इन समितियों में कौन से लोग काम करेंगे, वो सबसे बेस्ट लोग होने चाहिए, सबसे अच्छे लोग होने चाहिए। इसीलिए बहुत सारे योग्य लोगों को इकट्ठा करके उन सभी का नाम एक छोटे से टिकट के ऊपर लिख करके, छोटे से तालपत्र के ऊपर लिख करके उसको मिट्टी के बर्तन में रख दिया जाता था और किसी छोटे से बच्चे के जरिए उसको निकलवाया जाता था कि जो एक व्यक्ति का नाम निकलेगा वो व्यक्ति समिति का सदस्य होगा या उसका अध्यक्ष बनाया जाएगा। यानी एक प्रकार से एक तरह की लॉटरी की जो व्यवस्था है हमें चोल एम्पायर में दिखाई देती है कि योग्य लोगों को चुनने के लिए सारे योग्य लोगों को इकट्ठा करके उनके बीच में भी रैंडमली लॉटरी के जरिए, चिट के जरिए निकाल करके एक योग्य व्यक्ति को चुना जाए समिति बनाने के लिए। ये जो योग्य व्यक्ति इकट्ठा किए जाते थे और समितियां बनाई जाती थी, इनको होने के लिए भी बहुत सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, बहुत सारे इनकी योग्यताएं पहले से मानी जाती थी कि ये योग्यता कम से कम व्यक्ति में होनी चाहिए, जिसके बाद उस व्यक्ति को योग्य माना जाएगा और वो समिति का सदस्य बन सकता है। जब उन योग्यताओं की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पर उस व्यक्ति के पास अपना घर होना चाहिए, उसकी उम्र 35 से 70 साल के बीच में होनी चाहिए, उसको वेदों का ज्ञान होना चाहिए। स्वाभाविक तौर पर वेदों का ज्ञान ब्राह्मणों का है, इस नाते इस समिति में अधिकांश जो सदस्य हैं, बल्कि सारे सदस्य ही ब्राह्मण हुआ करते थे। इनको प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। 3 सालों तक अगर कोई व्यक्ति समिति का सदस्य रहता था तो उसको सदस्य नहीं बनाते थे। यानी इसका अर्थ है कि कोई एक व्यक्ति बहुत लंबे समय तक समिति का हिस्सा नहीं हो सकता था, ताकि किसी एक का वर्चस्व स्थापित ना हो, समिति इंडिपेंडेंटली काम कर सके। इसलिए 3 साल से ज़्यादा किसी व्यक्ति को समिति में नहीं रखा जाता था। इसके अलावा उस व्यक्ति को अपने और अपने सभी संबंधियों के खाते पहले से बताने पड़ते थे, यानी कोई भी आर्थिक लेन देन की जानकारी सभा के बगैर किसी व्यक्ति के पास नहीं होनी चाहिए।
ऐसा व्यक्ति ही योग्य व्यक्ति के तौर पर समिति में शामिल होने के लिए अप्लाई कर सकता था और बाद में लॉटरी के जरिए उनमें से सबसे बेहतर का चयन हो जाता था। जब हम ये अभिलेख देखते हैं और लिखित सामग्रियों के रूप में ये पाते हैं कि उत्तर मेरूर में जो अभिलेख मिला है ब्राह्मण सभाओं के बारे में कि किस प्रकार इन समितियों को और सभाओं का चयन होता था, तो हमें ये पता चलता है कि राजाओं के बारे में तो अभिलेख लिखे गए और ये ताकतवर जो समाज के लोग थे इनके बारे में और विशेषकर पुरुषों के बारे में ही सूचनाएं हमें मिल पाती हैं। यानी जो सामान्य लोग थे और जो औरतें थीं उनके बारे में हमें सूचनाएं इन अभिलेखों से, इन लिखित सामग्रियों से नहीं मिलती। इसके लिए हमें सामान्य रूप से दूसरे जो उदाहरण मिलते हैं, दूसरी जो तमिल कृतियाँ हैं उन पर जाना पड़ता है। ऐसी एक तमिल कृति की चर्चा यहाँ पर है, पेरिया पूर्णम लिखी गई है, जो कि सो कॉल्ड छोटे समाज के लोग, जो कि खेतिहर मजदूर हैं, जो सामान्य लोग हैं, जो महिलाएं हैं, उनके विषय में, इन सब विषय में जानकारी हमें मिल पाती है। यानी सामान्य लोगों की जानकारी के लिए आपको अलग तरह के साहित्यिक स्रोतों पर जाना पड़ता है। हमने अभी बात की चोल राजवंश में किस प्रकार से समितियां बनाई जाती थी और समितियों को बनाने के लिए पूरी एक व्यवस्था थी। योग्य व्यक्तियों का चयन किस प्रकार से लॉटरी सिस्टम के जरिए किया जाता था। हम पाते हैं उसी दौर में चीन में योग्य व्यक्तियों के चयन करने के लिए या प्रशासन में समितियां बनाने के लिए किस प्रकार से अलग तरह की व्यवस्था कायम थी। इस दौर में यानी कि 7वीं से 10वीं सदी तक चीन में जो राजवंश शासन करता रहा उसका नाम था तांग राजवंश। इसने लगभग 300 सालों तक, अभी मैंने बताया 7वीं से 10वीं सदी तक इसने चीन पर शासन किया है। और इस दौरान जो चीन था वो बहुत समृद्ध देश के रूप में दिखाई देता है पूरी दुनिया में। इन तांग लोगों की जो राजधानी थी वो बीजिंग नहीं थी, उनकी राजधानी थी शियान, और ये उस समय दुनिया के सबसे समृद्ध नगरों में से मानी जाती थी, बड़े नगरों में से मानी जाती थी। और दुनिया भर के लोग, चाहे किसी भी देश के हों, तुर्की हो, ईरानी हो, जापानी हो, उस राजधानी को जाते थे, यानी वहाँ से अपने व्यापारिक संबंध रखते थे। हमने अभी अभी चोल एम्परर्स को पढ़ा, तो चोल एम्पायर को भी देखा हमने कि किस प्रकार से चोल एम्परर्स का जो व्यापार था वो सीधे तौर पर चीन से हुआ करता था, साउथ ईस्ट एशिया के जरिए होकर के। यानी तांग राजवंश की और शियान की जो जानकारियाँ हैं वो किस प्रकार से हम उसकी पुष्टि कर सकते हैं। ये जो तांग साम्राज्य है 300 सालों तक चीन पर शासन करता है। यहाँ पर भी शासन चलाने के लिए लोगों की सहायता ली जाती थी। एक नौकरशाही या एक ऑफिशियल्स को चुनने का तरीका था, उनकी मदद से ही शासन चलता था। लेकिन यहाँ पर तरीका थोड़ा अलग था। इन्होंने परीक्षाएं लेकर के, योग्य व्यक्ति को परीक्षाएं लेकर के उसका वो चयन करते थे। और ये जो अधिकारियों को चुनने का ये जो तरीका था परीक्षाएं लेकर के, ये 1911 तक, जब तक वहाँ पर साम्यवादी क्रांति, बाद में क्रांति चीन में हुई, चीन की पूरी व्यवस्था चेंज हो जाती है, उस समय से शुरू करके यानी 7वीं सदी से लेकर के लगभग 1911 तक चीन में ये व्यवस्था चलती रही कि शासन चलाने के लिए जो अधिकारी चुने जाएंगे उनके लिए एक टेस्ट लिया जाएगा। ये जो टेस्ट है ये कुछ आजकल हमारे देश में जो सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम लिए जाते हैं, चाहे वो यूपीएससी लेता हो या यूपीपीएससी लेता हो, अगर हम स्टेट की बात करें, यानी आईएएस पीसीएस के जो एग्ज़ाम होते हैं नौकरशाही के लिए, ये कुछ ऐसी ही व्यवस्था है। और चीन ने इसको बहुत साल पहले, सदियों पहले इसको शुरू किया। 7वीं सदी से ही चीन में परीक्षाएं लेकर के लोगों को नौकरशाही बनाई जाती थी। यहाँ पर हम अंतर आसानी से कर सकते हैं कि किस प्रकार चोल राजवंश में समितियां बनाने के लिए पहले से ही व्यक्तियों की बहुत सारी योग्यताएं रखी जाती थी कि इन योग्यताओं वाले व्यक्ति को ही शामिल किया जाएगा। इसके उलट अगर हम चीन की बात करें तो यहाँ पर हर व्यक्ति जो इच्छुक था शासन में सहयोग देने के लिए वो परीक्षा दे सकता था, और परीक्षा में चयनित होने पर, परीक्षा में चुन लिए जाने पर वो तांग शासन की मदद करता था, उसकी ऑफिशियल्स का हिस्सा हो जाता था। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आप इसकी एक्सरसाइज करेंगे और जहाँ पर जो डाउट होगा उसके बारे में मुझे अलग से क्वेश्चन करेंगे। धन्यवाद।